ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। चलिए आज हमारा विषय परिवर्तन, भौतिक रसायन और गणित को छोड़कर आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में हमारा ग्रामर का पार्ट है समास। समास जो पिछली कक्षाओं में आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, ये देखिए इसकी परिभाषा क्या कह रहा है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो भी हो सकता है और दो से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये जो ग्रामर है इसको आपको अच्छे से करना है। अभी पढ़ रहे हो, वो आपको आजीवन काम आएगा जब तक आप पढ़ते रहोगे। और कब तक? अभी आप पढ़ाई करोगे, स्कूल में पढ़ाई करोगे, खैर कॉलेज में तो समास नहीं पूछा जाता, किंतु जब आप कोई भी वैकेंसी की तैयारी करते हो तो उसमें एक न एक समास आता है। तो ये आपका कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी क्या है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सार्थक। अब यहाँ पर हमारे पास शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक और निरर्थक। सबसे पहले तो ये क्लियर करें, सार्थक होता क्या है और निरर्थक होता क्या है। ठीक है, क्या होता है सार्थक? आप में से कोई बता सकते हैं? हाँ, जिनका अर्थ जो है हमको प्राप्त हो, है ना, जिनका अर्थ हमको प्राप्त हो वो सार्थक कहलाएगा। और जिनका कोई भी अर्थ नहीं, जैसे देखिए हम जीवन जी रहे हैं, हम जीवन जी रहे हैं, है ना, तो हम किस उद्देश्य से जी रहे हैं? किस उद्देश्य से जी रहे हैं? हम सबका एक निश्चित क्या है, उद्देश्य है। किंतु कुछ लोग क्या करते हैं, जीवन तो जी रहे हैं लेकिन उनका कोई उद्देश्य नहीं है, है ना। तो जो उद्देश्य लेकर जी रहे हैं तो हम उसको सार्थक में, उनका जीवन सार्थक है, सफल है, ऐसे बोलेंगे, बोल सकते हैं ना। और जिनका उद्देश्य जो है, जिनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, वो क्या है, निरर्थक। निरर्थक की श्रेणी में आ जाएगा, है ना। तो हम, खैर वो तो जीवन की बात है, यहाँ पर हम सार्थक शब्दों के बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए हम यहाँ पर लिख दें नीर, नीर लिखें तो क्या है, इनका अर्थ है कि नहीं? क्या होता है नीर का मतलब? पानी होता है ना। मैं लिख दूं नेत्र, ठीक है, इसका अर्थ है। किंतु यदि इसको ऐसे लिख दूं और इसको ऐसे लिख दूं, पढ़ तो सकते हैं लेकिन इनका कोई अर्थ है क्या? है क्या अर्थ? नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम क्या कहेंगे? तो सार्थक शब्दों के बारे में बात करेंगे, निरर्थक शब्दों के बारे में बात नहीं करेंगे। अब हमारे पास जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ समास के पद दिए गए हैं, जैसे चरण कमल। चरण कमल, इसका अर्थ है कि नहीं है? हाँ, चरण कमल मतलब, हाँ, जिसके चरणों में कमल हो या कमल के समान चरण, चरण कमल, है ना। दो तरह से कर सकते हैं, इसको हम लिखें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो देखिए अर्थ निकल रहा है इसका। देखिए चरण एक शब्द हो गया, कमल दूसरा शब्द हो गया, और यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से बोला जा रहा है दो या दो से अधिक शब्द। तो यहाँ पर कितने शब्द मिल गए हैं? दो शब्द मिल गए हैं, जिनका अर्थ क्या हो रहा है? कमल के समान चरण। ठीक, अब इसके बाद देखिए चौराहा। चौ मतलब क्या होता है? चार। राह मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? चार रास्तों का समूह या चार राहों का समूह, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो देखिए चौराहा का भी क्या है? सार्थक शब्द निकल रहा है,
और ये भी 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर बना है। पाप पुण्य, ये तो जानते हैं, हम रोज करते हैं कुछ न कुछ पाप और रोज करते हैं कुछ न कुछ पुण्य। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो चिन्ह लगा है, योजक चिन्ह लगता है, तो आपको योजक चिन्ह के बदले और लिख देना है और कुछ नहीं है यहाँ पर, पाप और पुण्य। जहाँ योजक चिन्ह दिखे तो वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं और। आगे हम पढ़ेंगे इनके नियमावली, इनके पूरे प्रकार पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे आएगा समझ में। इसके बाद है प्रतिदिन। प्रति मतलब क्या होता है? प्रत्येक दिन है, प्रत्येक। प्रति मतलब प्रति, हर एक के बारे में बात करेंगे, प्रत्येक एक के बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, देखिए प्रति का मतलब हो जाएगा प्रत्येक, और ये आपका दिन। इसके बाद है यश प्राप्त। अब यश प्राप्त मतलब जिनका यशगान चलता हो। जैसे आजकल हम बात करें तो मोदी जी का यशगान चल रहा है, ये बात कर सकते हैं। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मोदी जी की बात चल रहा है नहीं? कहीं भी जाओ तो मुख्यमंत्री के बारे में बात हो गई नहीं, राष्ट्रपति के बारे में बात हो गई नहीं, सीधा सीधा किसके बारे में बात चलता है? प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री जी है ना, क्या है, प्रधानमंत्री जी को यश प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है? तो यश को प्राप्त, इसको क्या लिखेंगे? यश को प्राप्त मतलब जिनका बहुत ज़्यादा नाम चल रहा हो। तब हम बात करेंगे, जैसे हम अभी आपको उदाहरण हमारे पीएम जी के है ना दे दिए हैं। और उसके बाद लंबोदर है ना। लंब मतलब क्या होता है? लंब मतलब लंबा होता है नहीं? और उदर मतलब क्या होता है? पेट। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, लंबा पेट तो नहीं बोलेंगे, हाँ लंबा उदर वाला है ना। तो यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे, लंबा है उदर जिसका, है ना, जैसे कि किसका, गणेश जी, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लंबा है उदर जिसका, इनका समास विग्रह क्या हो जाएगा, लंबा है उदर जिसका। इतनी बातें क्लियर हैं। ऐसे हम उदाहरण पढ़ेंगे तो और आगे देखेंगे, सॉरी इनके टाइप्स पढ़ेंगे तो और बहुत सारे उदाहरण हम देखेंगे। इतनी बातें क्लियर है ना। अब इसमें देखिए हमारे पास 2 तरह के पद आ रहे हैं। एक बार हम क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, उनके अर्थ बता रहे हैं, और इनमें शब्द जो है जुड़ा हुआ है। अब इसमें किसको क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर समास में 2 प्रकार के पद होंगे। एक तो होगा समासिक पद और दूसरा होता है समास विग्रह। क्या होता है, समासिक पद और समास विग्रह। अब इनमें हम किसे समासिक पद कहेंगे और किसे समास विग्रह कहेंगे, इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है इसका परिभाषा, ये समास के नियमों से बने शब्दों को समासिक पद कहते हैं। तो देखिए ये जो शब्द है, जैसे यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये एक निश्चित नियमावली से लिखा हुआ है, चरण कमल। इसके बाद क्या है, चौराहा। इसमें एक निश्चित नियम लगा करके क्या किया गया है, शब्दों को जोड़ा गया है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, समासिक पद कहलाएगा, इत्यादि। अब मुझे ये बताइए, इत्यादि या आदि का मतलब क्या होता है? आदि मैं लिख दूं मान लो, और आएगा ना भाई, और जोड़ सकते हैं। आदि मैं लिख दूं तो आदि का मतलब होता क्या है, आदि का मतलब होता क्या है, कौन बताएगा? आदि का मतलब होता क्या है, सार्थक। सार्थक आंसर मिलना चाहिए मुझे, क्योंकि हम अभी सार्थक के बारे में बात कर रहे हैं, निरर्थक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्या होता है योगेश बताइए, धीरज, आदि का मतलब क्या होता है? हिना, क्या होता है? इसी तरह। और आदि का मतलब नहीं होता वैसे ही,
आदि का मतलब होता है प्रारंभ। अभी हम प्रारंभ किए हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ होता है। आ रहा समझ में? अभी हम क्या किए हैं? 2-4 ही लिखे हैं, प्रारंभ हुआ है और आएगा। ऐसे शब्द जो है और आएंगे बहुत सारे। अभी तो हम प्रारंभ किए हैं, आप देखो आगे आगे होता है क्या। ठीक है, आया बात समझ में? बहुत सारे नहीं बोलेंगे। आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ होता है। अभी क्या हुआ है? प्रारंभ हुआ है। इसके बाद ये समासिक पद सबको क्लियर है? क्लियर है बातें? अब इसके बाद समास विग्रह। समास विग्रह, समासिक पदों के शब्दों को क्या किया जाए? अलग। जैसे देखिए हम क्या कर रहे हैं, चरण कमल, तो चरण कमल को हम अलग करके क्या किए? कमल के समान चरण, है ना। तो ये आपका चरण कमल को हम क्या कर दें? इनके पदों को अलग अलग कर दिए। ये जो पद था, ये आपका क्या था? पद। इनके शब्दों को हम अलग अलग करके हम इनका क्या निकाले? अर्थ निकाले। ये आपका क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसके सामने हम ऊपर लिख दें समासिक पद। इसके ऊपर क्या लिख दें? समासिक पद। और इसके ऊपर हम लिख दें समास विग्रह। आगे बात समझ में? तो यहां पर देखिए, चरण कमल, चौराहा, पाप पुण्य, प्रतिदिन, यश प्राप्त, लंबोदर, ये क्या कहलाएगा? आपका समासिक पद कहलाएगा। और ये देखिए, चरण के समान कमल है 4 राहों का समूह, पाप और पुण्य प्रत्येक दिन, यश को प्राप्त, लंबा है उदर जिसका, तो ये क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। चलिए, समास विग्रह के बाद, समास विग्रह के बाद हमारा इस समास में आ जाता है अगला पद। क्या आता है? पद। पद है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया? हाँ ठीक है, बाद में लिख लेना। चलिए, तो पद के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, समास रचना में 2 पद होंगे। हमारे पास परिभाषा, अच्छा मिट गया परिभाषा जो है, तो परिभाषा में ही हम बात किए थे 2 या 2 से अधिक पदों के मिलने से पद बोले थे नहीं। तो यहाँ पर उसी पद के बारे में बात किया जा रहा है। समास रचना में 2 पद होते हैं, और 2 पद में एक तो आगे होगा और एक पीछे होगा। कोई भी एक आगे होगा और कोई भी एक पीछे होगा, दूसरा जो है पीछे होगा, है ना। तो उसमें से पहले जो होगा उसे हम पूर्व पद या प्रथम पद कहेंगे, और जो बाद में होगा दूसरे पद को हम अंतिम पद या उत्तर पद कहेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास देखिए चरण कमल। चरण कमल में आप देख पा रहे हैं चरण पहले है। चरण क्या है? पहले है। तो चरण जो है क्या कहलाएगा? पूर्व पद कहलाएगा। और कमल जो है बाद में है, तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्तर पद कहेंगे। ऐसे ही यश को प्राप्त, यश को प्राप्त में क्या हो जाएगा? देखिए, यश आपका पहले है, तो यश जो है यश प्राप्त में यश आपका पूर्व पद हो जाएगा, और प्राप्त जो है आपका उत्तर पद हो जाएगा। इतनी बात आया समझ में? इसी प्रकार अब आपका समासिक पद, समास विग्रह पद के बाद आपका अगला आ जाता है समास में विभक्ति। क्या जाता है? विभक्ति। विभक्ति किसे कहेंगे? अब देखिए, इसकी परिभाषा पदों के मध्य संबंध बताने वाले शब्द को। जैसे यहाँ पर क्या है? हमारा पद है चरण कमल, चरण कमल है नहीं, तो इन दोनों पदों में संबंध बताने वाला शब्द आपका क्या कहलाएगा? विभक्ति कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण में लिखे हैं यश प्राप्त, और इसका विग्रह क्या किए हैं? यश को प्राप्त। समास विग्रह हम क्या किए? यश को प्राप्त किए हैं कि नहीं किए हैं? तो ये जो आपका यश और प्राप्त में संबंध बता रहा है वह शब्द है को। ये को शब्द संबंध बता रहा है दोनों में, तो ये को कहलाएगा यहाँ पर क्या? विभक्ति। को क्या कहलाएगा? विभक्ति कहलाएगा।
और माता पिता में यहाँ पर संबंध कौन बता रहा है? और। कौन बता रहा है? और। तो यहाँ पर और को हम क्या कहेंगे? विभक्ति। क्या कहेंगे? विभक्ति। अब इसके बाद आ जाते हैं हम समास के भेद। समास के भेद। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ऐसे 6 प्रकार है। कौन कौन से? सबसे पहले कौन? अवयवी भाव समास। दूसरे में कौन? तत्पुरुष समास। तीसरे में कर्मधारय समास। चौथे में द्विगु समास। और पांचवें में द्वंद्व समास। और छठे में आपका आ जाएगा बहुब्रीहि समास। इसमें से हमारा पहला है, यहाँ पर देखिए, अवयवी भाव समास। क्या है आपका? अवयवी भाव समास। तो यहाँ पर देखिए, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, पहले का जो पद है चरण कमल, जैसे इसमें पूर्व पद चरण था और दूसरा पद क्या था? कमल था। उसमें से यहाँ पर जब भी हम अवयवी भाव समास के बारे में बात करेंगे तो पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा। और हमेशा दूसरा पद क्या होगा? अव्यय होगा। तब उसे हम क्या कहेंगे? अवयवी भाव समास कहेंगे। इतनी बातें हैं समझ में? तो यहाँ पर पहचान के लिए देखिए, प्रथम पद आपका, पहचान में आपका प्रथम पद क्या होना चाहिए? अनु। पहचान यहाँ रखेंगे। कौन सा पद है ये? प्रथम पद है, पहला पद है, पूर्व पद है। प्रथम पद आपका क्या क्या होना चाहिए? अनु, आ, प्रति। क्या क्या देखिए? अनु, आ, प्रति। भर, यथा, भर, यथा, ऐसे शब्द होने चाहिए। ठीक है? क्या क्या होने चाहिए? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, ऐसे शब्द यदि आपका पहले है, पहले मतलब पूर्व पद में है, तो वह कहलाएगा आपका अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हम कुछ उदाहरण, ये देखिए, अ है अवसर अनुसार, आ है आजन्म, आ है, यहाँ भी आ है, यहाँ भी क्या है? आ है कि नहीं है? आजीवन। जैसे अवसरानुसार, अवसरानुसार तो अवसर के अनुसार। हम लोग क्या करते हैं? अवसर का इंतजार करते रहते हैं, है नहीं? मेरे पास, जैसे हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो हम नहीं, मेरे पास अनुकूल समय आएगा तो मैं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, है ना? मैं नहीं, अभी 6 नहीं बजा है, 6 बजने पर तो क्या होता है, मान लो कुछ काम आ जाता है तो फिर क्या करते हैं? उस दिन का पढ़ाई हमारा रह जाता है नहीं? फिर अगले दिन कक्षा में आते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे मुझे समय ही नहीं मिला। अवसरवादी हमको नहीं बनना है कि बनना है? अवसरवादी बनना है? अवसर का इंतजार करना है क्या? नहीं करना है ना? सबको 24 ही घंटे मिले हैं, उससे ज़्यादा मिला है क्या? मान लो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा 70% आ रहा है या 50% आ रहा है ना? और कोई एक दूसरा व्यक्ति है जिसका 96% आ रहा है, तो क्या हमको 24 घंटे मिले और उसको एक दिन में 48 घंटे मिले हैं क्या? जो 96% लाया है, मिला है क्या? नहीं मिला है ना? ठीक, उनको भी दिन में कितने घंटे मिले हैं? 24 ही घंटे मिले। हमको भी 24 ही घंटे मिले हैं, मिले हैं ना? तो हमको उसमें एनालिसिस करना है कि हम क्या गलती किए हैं कि हमारा परसेंट जो, हमारा प्रतिशत जो है क्या हुआ है? कम आया है। एनालिसिस करना, हमारी त्रुटियां क्या है, हमारी गलतियां क्या है, हमसे गलती कहाँ हो रहा है। लेकिन हम लोग करते नहीं है, नहीं करते नहीं है, बल्कि और क्या करते हैं? हमारा किस्मत खराब है, ऐसे कोसते हैं किस्मत को। तो किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता है ना? मैं अक्सर बोला करता हूँ, नहीं क्या बोला करता हूँ?
काम करो, सुबह करो, शाम करो। और क्या है उसके आगे? काम करो, सुबह करो, शाम करो। आराम हराम है, काम करो। तो आराम हमको नहीं करना है, हमको लगातार कर्म में प्रवृत्त रहना है ना, कार्य करते रहना है और अच्छे कार्य करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अवसर अनुसार, तो अवसर के अनुसार इसमें अ है तो ये आपका अवयवी भाव समास प्रथम पद में, चाहे वो अ रहे या जो भी रहे, पहले क्या है? अ, फिर उसके बाद क्या है? आ है, आजन्म, आजीवन में भी आ है। और इसमें हम बता दिए हैं कि पहला पद क्या हो, बता दिए हैं, बता दिए कि नहीं बता दिए जी? हाँ, ऐसे ही आपका आमरण, आपका आसमुद्र, उपकूल, गली गली, गांव गांव, है ना, ये शब्द आपके क्या होंगे? अवयवी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। प्रत्येक है, प्रत्युपकार है, प्रत्यक्ष है, ठीक है, निसंदेह है, परोक्ष है, प्रतिदिन है, प्रतिवर्ष है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अवयवी भाव समास के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद चलिए अब दूसरा हमारे पास आ जाता है अवयवी भाव समास। दूसरा क्या आ जाता है? पहला अवयवी भाव समास के बाद दूसरा तत्पुरुष समास। दूसरा क्या आ जाता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास देखिए एक ऐसा समास जिसमें दोनों समासिक पद जो है क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? दोनों समासिक पद प्रधान होने चाहिए। इसमें केवल प्रथम पद की प्रधानता था, है ना। अवयवी भाव समास में पहले पद प्रधान था, दूसरा पद कैसे था? अव्यय था। यहाँ पर देखिए तत्पुरुष समास में आपका दोनों पद क्या होगा? प्रधान होगा। दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए दो पद हैं, ये देखिए धर्म और ग्रंथ, धर्म और ग्रंथ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये धर्म ग्रंथ को हम क्या लिख सकते हैं? धर्म का ग्रंथ, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, है ना। चाहे हम हिंदू का किसके बारे में बात करें? रामायण गीता के बारे में बात करें, चाहे हम मुसलमानों के कुरान के बारे में बात करें, है ना, ठीक है, चाहे हम यीशु मसीह लोग बाइबल, है ना, बाइबल का बात करें, ठीक है। तो धर्म ग्रंथ, तो कोई भी धर्म का वो ग्रंथ हो सकता है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही देखिए राजकुमार, तो आजकल तो राजकुमार तो चलता नहीं है। प्राचीन काल में हमारे पास कैसे पहले चलता था ना, पहले राजा होते थे, है ना, तो राजा के बेटे को क्या कहा जाता था? राजकुमार कहा जाता था। अब आजकल तो राजा है नहीं, लोकतंत्र आ गया ना, राजतंत्र है कहाँ भाई? हर 5 साल में चुनाव हो रहा है, हम अपने मतानुसार क्या कर रहे हैं? वोट डाल करके हम अपना प्रतिनिधि का चुनाव कर रहे हैं, तो लोगों के अनुसार हो रहा है। कोई अपने आप जा करके तो नहीं बैठ रहा है कि नहीं मेरे प्रधानमंत्री बनना है, तुम हट जाओ करके, कोई निकाल तो नहीं दे रहा है। अभी मान लो प्रधानमंत्री, उसको कोई दूसरा तो नहीं निकाल रहा है। लोगों की मर्जी के अनुसार क्या हो रहा है? लोगों के मर्जी के अनुसार, अर्थात लोकतंत्र चल रहा है ना। पहले चलता था राजतंत्र, तब हुआ करते थे राजकुमार, मतलब राजा का कुमार हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? राजा का कुमार, ठीक है। आजकल क्या है? लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में आजकल प्रत्येक परिवार में एक राजकुमार हो गया है। प्रत्येक परिवार अपना, है ना, राजा के जैसे जीवन व्यतीत कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि पड़ोसी उसको कहीं जाके कुछ बोल देगा ना तो उसका कॉलर पकड़ लेगा, ये मैं अपने पैसे से कर रहा हूँ, आपको क्या करना है कर, है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखिए, अब इसके बाद ये जो तत्पुरुष समास है इसके भी भेद होते हैं। इसके भी क्या होते हैं? भेद। तो ये जो भेद होता है कारक की विभक्तियों के नामों के आधार पर, जैसे आप लोग पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान कहा के, है ना, के लिए संप्रदान को अपादान से
ऐसे है कि नहीं है ना? हाँ ऐसे है। तो ऐसे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए विभक्तियों के नामों के आधार पर आपके तत्पुरुष समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसमें से सबसे पहले आता है कर्म तत्पुरुष समास, है ना। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, शायद आप संस्कृत में पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर इनके पहचान के लिए हम कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे? कौन सी विभक्ति का? को। अब देखिए तत्पुरुष समास को पहचानना है तो को विभक्ति का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। यदि हमको पूछ दिया जाता है कि समासिक पद दे दिया गया है और वो कौन सा समास है और हमको पता चल रहा है कि तत्पुरुष समास है, तो कौन सा तत्पुरुष समास है? कौन सा तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पर देखिए यदि पदों के बीच में को आता है, पदों के बीच में क्या आता है? को। यदि विग्रह करने के बाद, समास विग्रह करने के बाद पदों के बीच में यदि को विभक्ति आ जाता है तो वह कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। इसके बाद कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यही तो होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना। तो करण तत्पुरुष समास की पहचान के लिए हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? से या के द्वारा विभक्ति यदि आ जाता है समास विग्रह करने पर तो वह जो है क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद कर्ता हो गया, कर्ता ने, कर्ता तो नहीं है यहाँ पर, कर्म को हो गया, करण से के द्वारा हो गया संप्रदान के लिए, है ना, संप्रदान के लिए। फिर अपादान को, ऐसी होता है नहीं? हाँ, के लिए या संप्रदान से भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल रहे तो ठीक। इसके बाद क्या आता है? अपादान से, सॉरी अपादान से, इसमें फिर क्या, कौन सा विभक्ति लग जाएगा? से विभक्ति लग जाएगा। इसके बाद संबंध में कौन सा विभक्ति लगेगा? हाँ, का के की रा रे री, है ना, का के की, तो यहाँ पर लग जाएगा का के की। और आगे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो रा रे री, ऐसे आपके बुक में होगा, शायद मैं ऐसे पढ़ा हूँ कभी, ऐसे मुझे ध्यान में है, पूरी तरह से तो नहीं है, है ना। इसके बाद आपका आ जाता है अधिकरण। तो अधिकरण में आपका क्या आता है? में पर, क्या आता है? में पर। इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए अब तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के पहले प्रकार में आ जाते हैं कर्म तत्पुरुष समास। यहाँ पर हम लोग लिखे थे इसके जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले क्या लिखे थे? कर्म से, है ना। इसकी परिभाषा क्या है देखिए, दो पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हो। जैसे कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक कौन होगा? को। कर्म कारक कौन होगा? को। तो यहाँ पर देखिए दो पदों के बीच में कर्म कारक छिपा, उसे हम क्या कहेंगे? कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आशातीत, आशातीत मतलब आशा को लांग कर गया हुआ, मतलब आपको मान लो कभी आप कक्षा में नहीं आए, कक्षा में आप नहीं आए, है ना, और आपका एक अच्छा मित्र जो है कक्षा में आया है और आप अगले दिन बोलोगे कि आप अपनी कल की कॉपी मुझे दीजिएगा, और वो अपना कॉपी दिए बिना ही क्या करता है? आपको छोड़कर चला जाता है। तो पहले आपको कितना आशा था उससे कि अरे यार, है ना, बाकी लोग तो नहीं देंगे तो नहीं देंगे, लेकिन मेरा प्रिय मित्र जो है मुझे कॉपी जरूर देगा, ऐसे आशा रहता कि नहीं रहता है ना। और वो कॉपी आपका नहीं मिला, तब क्या हो जाएगा? वो आशातीत हो जाएगा आपके लिए, आशा को लांग कर गया हुआ। ठीक, इतनी बातें आया। अब इसके बाद कमर तोड़,
कमर को तोड़ने वाला। देखिए को है, यहाँ रखिएगा, शब्दों में क्या है, समास विग्रह करने के बाद को, और को कौन सी विभक्ति है, कर्म, कर्म कारक विभक्ति है को। कौन सा कारक विभक्ति है, कर्म कारक। अब यहाँ पर कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, तो क्या कमर तोड़ का मतलब कमर को तोड़ देंगे क्या, नहीं, है ना। हमारे पास कुछ घटनाएं ऐसे घटित होता है, मान लो घर में कहीं ज़्यादा काम हो गया या कहीं ऑफिस में ज़्यादा काम हो गया, तो क्या बोलते हैं, है ना, आज कमर टूट गया, ऐसे बोलते हैं। तो क्या वास्तव में कमर टूट जाता है क्या, नहीं, वो काम के कारण एक कहावत बन जाता है कि काम, है ना, वर्क, कार्य क्षेत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो हम ज़्यादा थक जाते हैं, है नहीं, और ज़्यादा जब थक जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आज कमर तोड़ काम था, से बोल देते हैं, कि नहीं बोलते हैं। तो ऐसे यहाँ पर देखिए कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, ठीक, जैसे आप पढ़ाई करोगे तो कमर को तोड़ने वाला पढ़ाई कार्य करोगे तो कमर तोड़ कार्य, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसके बाद कष्टप्रद, कष्टप्रद तो कष्ट को देने वाला। हमारे पास ऐसे कुछ घटनाएं घटित हो जाता है जिससे हमको क्या होता है, कष्ट होता है, ठीक है। तो ये कष्टप्रद, ये किसके अंतर्गत आएगा, देखिए यहाँ भी आपका कष्ट को देने वाला, तो यहाँ भी को है आपका कौन सा कारक है, कर्म कारक है। कौन सा कारक है, कर्म कारक है। तो ये भी आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। अब इसके बाद देखिए गृहगत, गृहगत मतलब गृह को आया हुआ, आया हुआ। और ऐसे ही ग्रंथकार तो ग्रंथ को लिखने वाला, और ग्रामगत तो ग्राम को गत, गया, गत, है ना। फिर चिड़ी मार, हाँ, चिड़िया को मारने वाला, जेब कतरा, हाँ, जेब को काटने वाला, तर्क संगत, तर्क को संगत, क्या जाएगा, तर्क को संगत। इसके बाद देखिए आपका ये तो पहला आपका हो गया कर्म तत्पुरुष समास। अब आपका आ जाता है क्या, करण तत्पुरुष समास। दूसरा क्या आ जाता है, तत्पुरुष समास का दूसरा जो प्रकार है वो है आपका करण तत्पुरुष समास। जिस प्रकार देखिए इसमें दो पदों के बीच में कर्म कारक क्या था, लुप्त था, क्या था, छिपा हुआ था, लुप्त का मतलब छिपा हुआ। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास करण तत्पुरुष समास में क्या हो जाएगा, करण कारक जो है क्या होगा, छिपा हुआ होगा, लुप्त होगा। अब करण कारक क्या होता है, करण कारक हम पहले लिखे हुए हैं प्रकार में, क्या लिखे हैं करण कारक में, से, क्या लिखे हुए हैं, से जो है करण कारक कहलाता है। जैसे देखें अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, है ना। इसके बाद है अभावग्रस्त, तो अभाव से ग्रस्त। ये देखिए से जो है यहाँ पर क्या हुआ है, दो पदों के बीच में छिपा हुआ है। जब हम इसका क्या करें, समास विग्रह कर रहे हैं, तो इन दोनों शब्दों में, इन दोनों पदों में से जो है इसका क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है, संबंध, जिसको हम क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। नहीं तो ये कौन सी विभक्ति है, करण कारक विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, करण कारक विभक्ति है। ठीक है, अदिति आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब करण कारक विभक्ति में आपका एक तो से है, एक दूसरा जो होता है के द्वारा भी होता है। से के द्वारा ऐसे हम पढ़ते हैं, करण से के द्वारा ऐसे पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दत्त या ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। ईश्वर दत्त का मतलब क्या हो जाएगा, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ या ईश्वर के द्वारा दत्त, ऐसे भी लिख सकते हैं। दत्त का मतलब ही दिया हुआ है। ऐसे ही देखिए ऋण प्राप्त, ऋण प्राप्त तो क्या हो जाएगा, ऋण से प्राप्त मतलब कभी कभी हमारे पास मान लो कहीं हम घूमने चले जाएं या कहीं कोई सुंदर सुंदर वस्तुओं वाला क्या हो जाए, दुकानदार बेचने के लिए आ जाए सामानों को, और हमको वो पसंद आ जाए और हमारे पास पैसा नहीं है, तब हम क्या करते हैं, आस पड़ोस से, अपने सहेलियों से, दोस्तों से मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, है ना। तब हम वो सामान खरीद रहे हैं, वो जो वस्तु खरीद रहे हैं वो हमको क्या कहलाएगा, ऋण से प्राप्त कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हम उसको कर्ज से ले रहे हैं,
ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, है ना। किसी दूसरे से हम रुपया पैसा मांग करके क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए करुणापूर्ण। करुणा मतलब क्या होता है, करुणा मतलब दया, है ना। तो दया, दया से पूर्ण। ठीक, हमारे पास दो तरह के लोग होते हैं, एक तो क्रूर होते हैं और दूसरा, है ना, करुणामयी वात्सल्यमयी माताएं बहनें से बोला जाता है नहीं। और वास्तव में जितनी करुणा जो है स्त्रियों के पास होता है पुरुषों के पास नहीं होता, ऐसे मैं भी मानता हूँ, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर करुणा से पूर्ण। लेकिन कल मेरे साथ घटना जो है थोड़ा सा अजीब से घटित हुआ, है ना। घटना अजीब से ये हुआ कि मेरे कक्षा में जो पर्यवेक्षक थी, कल पेपर मैं दिलाने गया था, है ना, तो उनका स्वभाव थोड़ा क्रूर था। ठीक, पर्यवेक्षक थी का मतलब आप लोग समझ गए, है ना, था नहीं, थी। ठीक है, तो उनका स्वभाव थोड़ा क्रूर था। अब हो सकता है कि उनका वाणी ही ऐसे रहा हो, अंदर से भले, है ना, नरम रही हो, तो वो उनका मैटर है। चलिए, अब इसके बाद देखिए बोधगम्य, बोध के द्वारा गम्य। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या था, से रहेगा या के द्वारा रहेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है तीसरा जो प्रकार है तत्पुरुष समास का, संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो परिभाषा वहाँ पर मैं नहीं लिखा हूँ, इसमें जैसे पिछला परिभाषा है वैसे ही यहाँ पर इसका परिभाषा लिखोगे। क्या बनेगा, देखिए दो पदों के बीच क्या हो, संप्रदान कारक छिपा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जहाँ जहाँ करण है वहाँ वहाँ हमको लिख देना है संप्रदान। क्या लिख देना है, जहाँ जहाँ करण है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे, संप्रदान लिख देंगे। तो आपका क्या बन जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास का परिभाषा बन जाएगा, डेफिनेशन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका जो उदाहरण है, अब संप्रदान तत्पुरुष समास का विभक्ति क्या है, के लिए। क्या है, के लिए। संप्रदान का क्या होता है, के लिए, है ना। तो यहां पर क्या, कृष्णार्पण, कृष्णार्पण, तो कृष्ण के लिए अर्पण, कृष्णार्पण। आजकल प्रदीप मिश्र जी के आने से शिव अर्पण चल रहा है ना। लोग शिव भक्ति में क्या हो गए हैं, लीन हो गए हुए हैं ना। ये लेटेस्ट बात है, अभी 1-2 साल अभी ऐसे हो गया है कि लोग एकदम शिव भक्ति में लीन हो गए हैं ना। और कुछ साल ऐसे था कि कहाँ का शिव है और कहाँ का क्या है, कुछ लोग मंदिरों में नहीं जाते थे, ऐसे मैं देखता था भाई, है ना। लेकिन अब बढ़िया प्रदीप मिश्रा जी के आने से और क्या है बागेश्वर धाम जी के आने से लोग जो है मंदिरों की ओर क्या हुए हैं, जाना प्रारंभ कर दिए हैं और जा भी रहे हैं। आजकल तो पूजा करने के लिए घंटों लाइन लगाना पड़ता है। ऐसे मैं 2-3 बार गया हूँ तो घंटों घंटों रुक करके आया, है ना। तो यहाँ पर कृष्णार्पण, जो कृष्ण के लिए अर्पण, है ना। ऐसे ही हम शिव अर्पण भी लिख सकते हैं, शिव के लिए अर्पण आप कर सकते हो। क्रीड़ा क्षेत्र, तो क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, खेल के लिए जो क्षेत्र होगा। ऐसे ही देखिए देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति। और नाट्यशाला, तो नाट्य के लिए शाला, नाटक के लिए जो शाला रहेगा, है ना। जैसे आपका हमारे छत्तीसगढ़ में सीता बेगरा गुफा जो है नाट्यशाला के लिए प्रसिद्ध है, आप लोगों को प्रसिद्ध है ना। ठीक है, सीता बेगरा और जोगी मारा गुफा याद है आप लोगों को, पढ़े हो कहीं, हाँ। ये जीके है छत्तीसगढ़ का, ध्यान रखिएगा। ठीक, वो नाट्यशाला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे शब्द आते जाएंगे मुझे जो याद रहेगा मैं आप लोगों को पूरा पूरा बताने का प्रयास करूंगा मैं। ठीक है, पूरा पूरा हो सके तो जितना मेरे को स्मरण हो, और स्मरण नहीं होगा तो स्मरण करने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या है लंबा अंतराल से छूटा हुआ रहता है तो क्या होता है ना, याद नहीं रहता। चलिए ऐसे ही देखिए पाठशाला, जो आप सब जाते हैं पाठ के लिए, शाला पढ़ने के लिए जो शाला होता है उसे पाठशाला कहेंगे। पुत्र शोक, तो पुत्र के लिए शोक हो जाएगा। और देश प्रेम, तो देश के लिए जो प्रेम होगा, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा।
चलिए, इसके बाद संप्रदान तत्पुरुष समास के बाद चौथा आपका है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान क्या है? तत्पुरुष समास। इसमें परिभाषा जैसे हमारे पास संप्रदान तत्पुरुष समास का था, जिसमें संप्रदान विभक्ति क्या था? लुप्त था। वैसे ही यहाँ पर दो पदों के बीच में फिर क्या हो जाएगा? कौन सा कारक छिपा रहेगा? संप्रदान, अपादान। इसमें क्या है? अपादान कारक छिपा रहेगा। कौन सा कारक छिपा रहेगा? अपादान कारक छिपा होगा। तब इसे हम क्या कहेंगे? अपादान तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक। अब अपादान क्या है? अपादान से, ऐसे आता है नहीं, संप्रदान के लिए अपादान से, ऐसी बात करते हैं हम जब कारक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ईश्वर विमुख है ना, ईश्वर विमुख, तो ईश्वर से विमुख। जैसे आप लोग दो चीज़ों के बारे में जानते हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक लोग क्या करते हैं? ईश्वर को मानते हैं, और नास्तिक लोग जो है ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? देखिए इसके बाद ऋण मुक्त। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए थे? ऋण से किसी वस्तु को प्राप्त किए थे। अब मान लो जिससे पैसा लिए हैं उसको पैसा दे देंगे, तो क्या हो जाएंगे? हम ऋण से मुक्त हो जाएंगे, है नहीं? जिससे लिए हैं उसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा? हम ऋण से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे ही देखिए कार्य मुक्त। तो कार्य से मुक्त, किसी कार्य की बीड़ा जब हम उठाते हैं और वो कार्य क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है, तब हम उस कार्य से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। कि कार्य को अधूरा छोड़ के कार्य से मुक्त हो जाते हैं। कैसे? कार्य को आधा छोड़ के भागते हैं? हाँ, कार्य को आधा छोड़ देते हैं क्या? कार्य पूरा नहीं हुआ और मुक्त हो जाते हैं क्या? नहीं होते, है ना। हम भाई किसी भी कार्य की बीड़ा उठा रहे हैं तो हमको उस कार्य से मुक्त तभी होना है जब हमारा वो जो कार्य है जिसको हम करने वाले हैं वो कार्य क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए। ऐसे ही गुणहीन, गुणहीन मतलब गुण से हीन, जिसके पास गुण ही ना हो, गुण की क्या हो? कमी हो। ठीक। इसके बाद है जन्मांध, जन्म से अंधा। जन्मांध का मतलब क्या होता है? जो जन्म से अंधा हो, है ना, जन्म लेते ही वो कुछ ना देख पाता हो, वो कहलाएगा जन्मांध। ठीक है। इसके बाद आपका संबंध तत्पुरुष समास। इसमें क्या हो जाएगा? देखिए परिभाषा जो है, दो पदों के बीच संबंध कारक छिपा हो तब उसे हम क्या कहेंगे? संबंध तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे अन्नदान, है ना, तो संबंध कारक कहलाता का, के, की, रा, रे, री। ऐसे मैं पहले भी है ना बता दिया हूं। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए अन्नदान, तो अन्न का दान, हम दान करते हैं नहीं, और दान करते हैं तो हमारे शास्त्रों में या हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये बोलते हैं कि आप एक हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसे दान करना चाहिए। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और बोलते हैं कि शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है ना। अब शास्त्र पढ़ने वाले जाने, हम लोग तो अपना सिलेबस का नहीं पढ़ पा रहे, है ना। सिलेबस का पढ़ना है, लेकिन अभी फिलहाल। इसके बाद देखें अमचूर, आम का चूर। उसके बाद है अमरस, आम का रस। ऐसे ही आपका अक्षांश, अक्ष का अंश। अक्षांश हम पढ़े हैं। अक्षांश किसमें पढ़े हैं? कौन से विषय में पढ़े हैं? अक्षांश कहाँ पर होता है? कौन से? कहाँ पढ़े हैं? कौन से विषय में पढ़े हैं अक्षांश? गणित में पढ़े हैं क्या? गणित में, विज्ञान में अक्षांश पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े ना। ठीक। इसके बाद अक्षों का अंश हम बोलेंगे, अक्ष का अंश। अब अक्ष आप गणित में पढ़े हैं, कौन कौन सा अक्ष पढ़े हैं? एक्स डेश, वाई और वाई डेश। तो ये पूरा अक्ष कहलाता है, एक्स अक्ष, और ये पूरा क्या कहलाता है? वाई अक्ष कहलाता है ना। तो इसके मध्य जो कोण बनेगा, तो कोण किस में होते हैं? अंशों में मापते हैं उसको। मापते हैं कि नहीं मापते हैं? ठीक। अब यहाँ पर देखिए अधिकरण
तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास का फिर परिभाषा वैसे ही लिखेंगे, दो पदों के बीच यदि क्या हो, अधिकरण कारक छिपा हो, तब क्या कहलाएगा, तब उसे हम क्या कहेंगे, अधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। तो में पर था, पहले उदाहरण में मैं बता दिया था आपको, में पर, अधिकरण में पर। तो यहां पर क्या है, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। इसके बाद देखें आनंद मग्न, आनंद में मग्न। मतलब कभी कभी क्या होता है, आत्मनिर्भर होना मतलब क्या, हम अपने पैरों पर खड़े होना भी बोल सकते हैं आत्मनिर्भर होना। मान लो आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लो, आपको जॉब मिल जाए, तो आप क्या हो जाओगे, आत्मनिर्भर हो जाओगे। हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे जी, है ना, किसी पर आश्रित रहना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए आनंद मग्न, अब मान लो आपको नौकरी लग गया, आप आत्मनिर्भर हो गए, तो आप आनंद मग्न भी हो जाओगे, क्योंकि भैया मेरे पास है ना 40,000 50,000 इतनी सैलरी है मेरा, मैं इतने में ये कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ, ये है ना, मैं ये खरीद सकता हूँ। ऐसे आनंद मग्न हो जाओगे नहीं। और जब आप आनंद में रहोगे तो कोई आसपास का कुछ बोलेगा तो आप, कोई आसपास का कुछ बोलेगा तो बोलेगा तो हो सकता है आपको ध्यान में ना आए। ऐसे ही देखिए आपका क्या है, आप बीती, तो आप पर बीती, है ना, स्वयं पर बीती, आप बीती। अब इसके बाद है ऋषि राज, ऋषियों में राजा। इसके बाद है गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश जानते नहीं, घर में प्रवेश, गृह प्रवेश। और उसके बाद है दानवीर, दान में वीर, है ना, जो दान करने वाला हो। ठीक, इतनी बातें आया समझ में कि नहीं आया? चलिए।